जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से विकास के वाद या जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें लैमार्कवाद आपको समझाया जा चुका है। जैव विकास के सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली पूर्वज जातियों की आबादियाँ विभिन्न प्रकार के वातावरणीय प्रभाव के अनुरूप अपने को ढालती हैं एवं विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनों को एकत्रित करती हैं। इसीलिए ये अपने आदि पूर्वजों से भिन्न होती जाती हैं। इस प्रकार आबादियों के विभिन्न दशाओं में परिवर्तित होने से नई जातियों का विकास होता है तथा अभी भी हो रहा है। अर्थात जैव विकास एक सतत धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रत्येक जीवजात के लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जो कि हजारों लाखों वर्षों में इस जाति में नई, अधिक सुसंगठित एवं जटिल जातियों के विकास का कारण बनते हैं। जैव विकास के सिद्धांतों की बात की जाए, जैव विकास को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए और उन्हीं के सिद्धांतों को हम जैव विकास के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। पिछले ऑडियो नोट्स में आपको लैमार्कवाद के बारे में समझाया गया था। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांतों की विस्तृत रूपरेखा अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में दिया था और इनके सिद्धांतों के जो प्रमुख थीम थी उसमें पहला था आंतरिक जैव बल, दूसरा था वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकताएं, तीसरा था अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग और चौथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क ने अपने सिद्धांतों को कई उदाहरणों के द्वारा पुष्ट करने का प्रयास किया था, जिसे पहला अंगों के उपयोग के प्रभाव को अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाले जिराफ से समझाया था और अनुप्रयोग का सिद्धांत उन्होंने सर्पों का उदाहरण लेकर समझाया था। लैमार्क के सिद्धांत देने के बाद लैमार्क की आलोचना हुई और उसमें सबसे प्रमुख रूप से इनकी आलोचना बीजमान ने की थी, जिन्होंने चूहों की पूंछ काटकर उनमें उत्पन्न संतानों का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया और बताया कि उससे उत्पन्न संतानों में किसी भी शिशु में कटी हुई पूंछ नहीं पाई गई और उन्होंने इसके आधार पर जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक जो नियो लैमार्किज्म में आए, नो लैमार्कवाद में आए, उन्होंने लैमार्क को प्रमाणित करने का प्रयास किया, इनके सिद्धांतों का विवरण दिया और लैमार्कवाद को सही साबित करने का प्रयास किया। लेकिन बीजमान के सिद्धांत के बाद लैमार्कवाद स्वतः समाप्त हुआ। उसके बाद फिर डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद आया। डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया, जिसे हम डार्विनिज्म या डार्विनवाद कहते हैं। जैव विकास पर दिया गया यह दूसरा सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले दो अंग्रेज वैज्ञानिक वैलेस और डार्विन थे। ये दोनों वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए
लगभग समान निष्कर्ष पर पहुँचे। आइए जानते हैं चार्ल्स डार्विन का संक्षिप्त जीवन परिचय। चार्ल्स डार्विन कौन थे? जैव विकास से संबंधित सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे। ये प्रकृति शास्त्री थे और इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को श्रसबरी नामक स्थान पर इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने पहले एडिनबरो में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही प्रकृति में रुचि थी। वह जीव जंतुओं को एकत्रित करके उनका अध्ययन करते थे। सन 27 दिसंबर 1831 में 22 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर हैंसलो के साथ ब्रिटिश सरकार के हर मैजेस्टीज शिप बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज वर्ल्ड सर्विस शिप पर अवैतनिक प्रकृतिविद के रूप में विश्व भ्रमण के लिए गए। अतः 5 वर्ष तक इन्होंने अनेक द्वीपों एवं महाद्वीपों का सर्वेक्षण किया और अनेक जीव जंतुओं जीवाश्मों को चट्टानों से एकत्रित किया और उन पर अपनी टिप्पणियां दी। प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के समीप लगभग 14 द्वीपों की श्रृंखला, जिसे गैलापागोस द्वीप समूह कहते हैं, वहाँ के वातावरण, जलवायु और पक्षियों के वितरण का अध्ययन किया। डार्विन ने यहाँ पर जियोस्पिजिडी कुल की 20 से अधिक किस्मों की फिंच चिड़ियों को देखा। डार्विन ने उन चिड़ियों को द्वीपों की जलवायु और खाद्य सामग्री के अनुरूप बदला हुआ पाया। डार्विन ने इन सभी पक्षियों को जियोस्पिजा वंश की 13 जातियों में रखा। अब इन चिड़ियों को डार्विन की फिंचेस, जिसका विवरण पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, डार्विन की फिंचेस कहा। 5 वर्ष के बाद बीगल सर्वेक्षण जहाज वापस इंग्लैंड लौट आया। इसके बाद 2 वर्षों तक उन्होंने बीगल के अपने अनुभवों की एक पुस्तक वॉयेज ऑफ द बीगल तैयार की। विश्व भ्रमण से पहले डार्विन विशिष्ट सस्यवाद में विश्वास रखते थे, परंतु प्रकृति का अध्ययन करते हुए विकास परिकल्पना के समर्थक बने और प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों के विकास, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के विकास में डार्विन ने अपने विचारों को कई तरह से समझाने का प्रयास किया। अब जानते हैं डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत या डार्विनवाद क्या है। इन्होंने अपने अध्ययन में कौन कौन से निष्कर्ष निकाले। डार्विन ने अपने विचारों को कुछ प्रेक्षणों के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। सबसे पहला था संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति, अर्थात जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। प्रत्येक जीव की यह प्रवृत्ति होती है कि वह जन्म द्वारा अपनी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करे, लेकिन उससे उत्पन्न सभी संतानें जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि उनकी उत्पत्ति की संख्या ज्यामितीय अनुपात में होती है, जबकि रहने और खाने की जगह स्थिर होती है। इसीलिए यदि सबसे धीमी गति से प्रजनन करने वाले जीव पर भी प्राकृतिक अंकुश न लगे तो वह पूरी पृथ्वी के भोजन और स्थान को समाप्त कर देगा। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी लिया था और बताया था कि एक मादा खरगोश वर्ष में चार बार बच्चे देती है और हर बार 4 या 6 बच्चे उत्पन्न होते हैं। बच्चे 6 माह में वयस्क होकर जनन प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से मादा एस्कैरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ से भी अधिक अंडे देती है। एक समुद्री सीप प्रत्येक वर्ष लगभग 60 लाख अंडे देती है। पौधों में भी अनगिनत बीज बनते हैं। मशरूम
में 2 अरब बीजाणु और कवक में 7 खरब बीजाणु बनते हैं। यदि समस्त अंडों से बच्चे निकल आएँ तथा समस्त जीवित रहें तो जीवों की संख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होगी और कुछ वर्षों में पृथ्वी पर खाली स्थान ही नहीं बचेगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया लिमिटिंग फैक्टर्स का, इन्हें हम सीमांत कारक कहते हैं। प्रत्येक जाति को रोकने के लिए कुछ बाधक कारक भी होते हैं, जिसके कारण इतनी अधिक संख्या में उत्पन्न होने के बाद जीवों की संख्या सीमित रहती है, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवों में जीवन संघर्ष होता है। सीमांत कारक प्रभाव में से या सीमांत कारक कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, सीमित भोज्य सामग्री। जनसंख्या भोज्य सामग्री की कमी के कारण सीमित हो जाती है। डार्विन इस बात से माल्थस के सिद्धांत से सहमत थे, जिनके अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और भोज्य सामग्री बहुत धीमी गति से। दूसरा, परभक्षी जंतु। परभक्षी जंतु जनसंख्या पर अंकुश लगाते हैं। जैसे कि अफ्रीका के जंगलों से यदि शेर को ख़त्म कर दिया जाए तो जेब्रा की जनसंख्या उस समय तक इतनी बढ़ जाएगी जब तक सीमित भोज्य सामग्री और रोग उनके लिए बाधक न बन जाए। तीसरा आता है रोग। जब भी जनसंख्या की अति हो जाती है तो कोई न कोई महामारी इस पर रोक लगा देती है। चौथा, स्थान की कमी के कारण जनसंख्या की अनियमित वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि इसकी वजह से भूखमरी और महामारी आ जाती है, प्रजनन भी समाप्त हो जाता है। और पांचवा महत्वपूर्ण कारक आता है, इसे सीमांत कारक कह सकते हैं, प्राकृतिक विपदाएं। जंतु के अचेत वातावरण में कोई भी बदलाव बाधक बन जाता है, जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, अत्यधिक गर्मी और ठंड। या इसे हम यूँ कह सकते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष। इसके लिए जीवन संघर्ष 3 प्रकार से प्राणियों में होता है। पहला, अंतःजातीय संघर्ष या जिसे सजातीय संघर्ष कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इसमें एक ही जात के जीवों के बीच होने वाले संघर्ष को सजातीय संघर्ष कहा जाता है। एक ही जात के सदस्यों की आवश्यकताएं लगभग समान होती हैं। इसमें मुख्यतः भोजन, जनन के लिए संगम साथी के लिए संघर्ष होता है और ये संघर्ष सबसे जटिल होता है। दूसरा, अंतर्जातीय संघर्ष होता है। विभिन्न जातियों के जीवों के बीच उपयुक्त वासस्थान, जल, वायु, प्रकाश तथा सुरक्षा आदि के लिए होने वाले संघर्ष को अंतर्जातीय संघर्ष कहते हैं। ये संघर्ष मुख्यतः एक दूसरे को के शत्रु या भोज एवं भक्षक संबंध के कारण तथा आवास के लिए होता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक जातियों के मध्य मूल आवश्यकताओं के लिए होने वाले संघर्ष को अंतर्जातीय संघर्ष कहते हैं। तीसरा, जैसा कि बताया, वातावरणीय संघर्ष। प्राणियों को अपने आप को बचाए रखने के लिए वातावरण से भी लड़ना पड़ता है, जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि से बचने के लिए जीवों में संघर्ष होता है। तो वातावरण दशाओं से अपने को अनुकूल रखने के लिए जो संघर्ष होता है उसे हम वातावरणीय संघर्ष या इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। जीवन के लिए संघर्ष, तीसरा इनका सिद्धांत, जैसा कि अभी बताया गया कि प्रत्येक प्रजाति की प्रत्येक पीढ़ी में अधिक से अधिक व्यष्टि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, जो सीमांत कारकों से सीमित हो जाती है, जैसे खाना, साथी, स्थान आदि के लिए होड़, परभक्षी जंतु, रोग तथा प्राकृतिक विपदाएं। इसी प्रक्रिया को डार्विन ने जीवन के लिए संघर्ष कहा और यही संघर्ष निर्णय करता है कि कौन सी व्यष्टि सफल होगी और कौन सी नहीं। चौथा, इन्होंने विभिन्नताएं दिया।
जीवित रहने के लिए सभी जीवों को समान संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ जीव अन्य जीवों की अपेक्षा उस वातावरण में रहने के लिए मोस्ट सुटेबल अर्थात अधिक उपयुक्त होते हैं। एक ही जात के सभी जीवों में भी कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। जुड़वा बच्चों को छोड़कर अन्य कोई भी दो सजातीय सदस्य या एक ही माता पिता की संतानें भी बिल्कुल समान नहीं होती। जीवों की ये विभिन्नताएं अपने जनकों से वंशानुगत द्वारा मिलती हैं। विभिन्नताएं जीवों के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि में हो सकती हैं, लेकिन ये विभिन्नताएं लाभदायक, हानिकारक या फिर निरर्थक हो सकती हैं। सभी जानते हैं कि दो जीव कभी भी एक से नहीं हो सकते, यहाँ तक कि एक ही माता पिता की दो संतानें भी कभी एक जैसी नहीं होती। इसी को विभिन्नता कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। और ये वेरिएशंस जो विकास की एक मूल आवश्यकता तथा प्रगामी कारक होती हैं। और पांचवा सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता, यह भी डार्विन के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं तथा जीवित रहते हैं जिनकी रचना वातावरण में रहने के अनुरूप होती है। अधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले जीव योग्यतम अर्थात फिटेस्ट कहलाते हैं। ये स्वस्थ संतान उत्पन्न कर वंश को चलाने में अधिक योगदान देते हैं। ये जीव आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेते हैं। जो जीव स्वयं को वातावरण के अनुकूलित नहीं कर पाते वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया था। डार्विन से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा इन्होंने इसे जैव विकास के प्राकृतिक चयन के संबंध में समझाया। डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने को वातावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं, और वही अधिक सफल जीवन व्यतीत कर पाते हैं और इनकी जनन क्षमता भी अधिक होती है और ये स्वस्थ संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिससे उत्तम लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाते हैं और इस प्रकार उत्पन्न संतानें वातावरण के प्रति अनुकूल होती हैं। इसके साथ ही वातावरण के प्रतिकूल प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता को लैमार्क के जिराफ द्वारा समझाया। जिराफ की गर्दन तथा पैरों की लंबाई में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। घास के मैदानों की कमी के कारण इन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वह जिराफ जिनमें लंबी गर्दन और टांगें थी वह छोटी गर्दन और टांगों वाले जिराफ से ज़्यादा अनुकूलित पाए गए। लंबी गर्दन वाले जिराफ को उत्तरजीविता का अधिक अवसर मिला और वह संख्या में बढ़ने लगे तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ लुप्त होते गए। इस तरह से जिस प्रकार से लैमार्क ने जिराफ के विकास को समझाया था, उससे भिन्न तरीके से डार्विन ने जिराफ के विकास को समझाने का प्रयास किया। अर्थात ये कह सकते हैं कि डार्विन लैमार्क के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। लैमार्क ने कहा था जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी और चारों टांगें समान और छोटी थी, जबकि डार्विन ने कहा कि जिराफ के पूर्वजों में गर्दन और अग्रपादों की लंबाई भिन्न भिन्न थी और यही विभिन्नताएं वंशागत हुई। लैमार्क ने कहा था कि भूमि पर घास फूस की कमी हो जाने पर जिराफ ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन और अगली टांगों को लगातार उचकाते रहे। वहीं डार्विन ने बताया कि घास फूस की कमी होने पर अधिक लंबी गर्दन और लंबे अग्रपाद वाले जिराफ भोजन प्राप्त करने में सफल रहे और जीवन संघर्ष में जीवित रहे और वही अधिक संतान उत्पत्ति कर पाए। लैमार्क ने कहा था कि अग्रपादों तथा गर्दन के अधिक उपयोग से
दोनों अंगों की लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ की उत्पत्ति हुई, जबकि डार्विन का कहना था कि प्राकृतिक चयन के परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन और लंबे अग्रपादों वाले जिराफ विकसित हुए। इस तरह से लैमार्क और डार्विन दोनों ने अपने सिद्धांतों के अनुसार जिराफ के विकास को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लैमार्क से दिए गए सिद्धांत के विपरीत डार्विन ने अपने सिद्धांतों के अनुसार जिराफ के विकास को, जैसा कभी बताया गया है, समझाने का प्रयास किया। तीसरा अगला सिद्धांत है, छठवां सिद्धांत डार्विन का, नई जाति की उत्पत्ति। वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिससे जीवों में उनके अनुकूल रहने के लिए विभिन्नताएं आ जाती हैं। यह विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में इकट्ठा होती रहती हैं। धीरे धीरे वह अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वैज्ञानिक उन्हें नई जाति का स्थान दे देते हैं। इस तरह से अंत में डार्विन ने बताया कि जीवों में विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं, जिससे जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं। धीरे धीरे ये अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उन्हें नई जाति का स्थान दिया जाता है। इसी आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत दिया। इसके बाद जब डार्विन ने अपने सिद्धांतों को दिया तो उसके बाद फिर डार्विन की आलोचना हुई, डार्विनवाद के प्रति आपत्तियाँ आई, उनकी क्रिटिसिज्म हुई, उनके सिद्धांतों पे कई वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्शन किया। ये जानते हैं कि प्रमुख रूप से डार्विन के सिद्धांतों की क्या आलोचना हुई है। पहला, डार्विनवाद अंगों के प्रारंभिक विकास को नहीं समझाता है। दूसरा, यह योग्यतम की उत्तर जीविता को तो समझाता है, लेकिन योग्यतम के आगमन का डार्विनवाद से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। तीसरा, नए उपयोगी अंगों की आवश्यकता से अधिक विकसित हो जाने पर ये अंग जंतु की मृत्यु का कारण बन जाते हैं, जैसे कि आयरिश बारहसिंगे के सींग, सैबर टूथ चीते के बड़े एवं अधिक विकसित दांत तथा जेफरसन मैमोथ के बड़े सर्पिल गजदंत। चौथा, डार्विन अंगों के नष्ट होने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। पांचवा, जलीय जंतुओं तथा स्थलीय जंतुओं के विकास को डार्विनवाद नहीं समझा पाता है। इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांतों की आलोचना की और ये बताने का प्रयास किया कि डार्विनवाद के द्वारा भी जैव विकास को स्पष्ट रूप से नहीं पाया जा सकता है। जैसे कि डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को तो स्पष्ट करता है, परंतु योग्यतम के आगमन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाता। डार्विन अवशेषी अंगों की उपस्थिति को भी स्पष्ट नहीं कर पाता है, या डार्विन अवशेषी अंगों की उपस्थिति को भी स्पष्ट नहीं कर सके कि अवशेषी अंग क्यों शरीर में रह गए। प्राकृतिक चयन द्वारा इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि कोई अंग अपने प्रारंभिक चरण में उपयुक्त हो सकता है। इस तरह से डार्विन की आलोचना हुई और डार्विन के कई सिद्धांत जो दिए गए थे उनसे बहुत सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं दिखे। एक आता है डार्विन का पैंजेंसिस सिद्धांत, डार्विन्स पैंजेंसिस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का प्रत्येक अंग ऊतक, यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका एक सूक्ष्म कण बनाती है जिसे हम जेम्यूल या पैंजीन्स कहते हैं। इन्हें उत्पन्न करने वाली प्रत्येक कोशिका के गुण होते हैं और ये जेम्यूल पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और बाद में जनन कोशिका में एकत्रित हो जाते हैं और ये जनन कोशिका प्रत्यक्ष शरीर की प्रतिकृति होता है जो उसकी तरह का शरीर बनाने में समर्थ होती है। इस तरह से डार्विन ने एक पैंजेंसिस सिद्धांत भी दिया था।
और उसके बाद फिर आता है जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे हम नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। डार्विन के विचारों का प्रकाशन सर्वप्रथम उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन की किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में हुआ था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, बायोलॉजिस्ट ने इसका समर्थन किया और अपने नए विचारों द्वारा डार्विनवाद को अधिक शक्ति प्रदान की। साथ ही साथ डार्विनवाद को कुछ आलोचकों का भी सामना करना पड़ा, परंतु कुछ वर्षों में इस मत में आधुनिक खोजों के आधार पर कुछ परिवर्तन कर दिए गए, जिसे नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। और इस परिवर्तन करने वाले ऐसे वैज्ञानिकों को नव डार्विनवादी या न्यू डार्विनियंस कहते हैं। वह ये जानते हैं कि जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत या नव डार्विनवाद क्या है। आधुनिक जीवशास्त्री जैव विकास को एक प्राकृतिक तथ्य मानते हैं। डार्विन के प्राकृतिक चयन को भी एक प्राकृतिक तथ्य माना गया। वंशागत के संबंध में जानकारी न होने के कारण डार्विनवाद में जो कमियां थी, उन्हें मेंडलवाद के नियमों को जीव जातियों की आबादियों पर लागू करके दूर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नव डार्विनवाद ही जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आया है। आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत में जैव विकास की क्रियाविधि को जीव जातियों की आबादियों के संदर्भ में समझाया गया है। इसके अनुसार आबादियों में उपस्थित आनुवांशिक विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जननिक अलगाव तथा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन काम करके आबादियों को नई नई अनुकूली दिशाओं की ओर मोड़ते रहते हैं, जिससे नई जातियों का विकास होता रहता है। तदनुसार इस सिद्धांत के 5 मूल प्रक्रियाओं को मान्यता दी गई है। पहला, जीन उत्परिवर्तन, जिसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा, गुणसूत्रों की रचना एवं संख्या में परिवर्तन, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ जीन्स। तीसरा, जीन पुनर्मिश्रण, जिसे हम जीन रिकॉम्बिनेशन। चौथा, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। और पांचवा, जननिक अलगाव या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये नाम दिए गए। इस तरह से जीन उत्परिवर्तन क्या है? किसी भी प्रकार डीएनए अणुओं में रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभावों में अंतर आ जाता है, जिसे हम जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहते हैं। गुणसूत्रों की रचना और संख्या में परिवर्तन को गुणसूत्री परिवर्तन कहते हैं। और प्राकृतिक चयन, लाभदायक विभिन्नता वाले जीव स्वयं को वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लाभदायक विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, अर्थात इनका प्राकृतिक चयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नई जातियां बनती हैं, इसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। और अगला, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसको अभी बताया जा चुका है। इस तरह से नव डार्विनवाद के ये सिद्धांत हैं। जीव जातियों के किसी एक सदस्य के बारे में या जीव जाति के किसी एक सदस्य के सारे जीन मिलकर इनका जीन समूह या जीनोटाइप बनाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जाति के सारे सदस्यों उपस्थित सारे विभिन्न प्रकार के जीन मिलकर जाति की जीन राशि या जीन पूल बनाते हैं। 5 मूल प्रक्रियाओं में से पहली 3 आबादियों की जीन राशि में जीन नमूनों अर्थात व्यक्तिगत जीन समूहों में विभिन्नताएं बढ़ाने के लिए तो जिम्मेदार होती हैं, लेकिन ये जैव विकास की दिशाओं का निर्धारण नहीं करती। 3 के अलावा प्रक्रियाएं जीन नमूनों की विभिन्नता बढ़ाने में मूल प्रक्रियाओं की सहायता करती हैं, जैसे कि स्थानांतरण, माइग्रेशन, जाति की एक आबादी से दूसरी जाति या दूसरी सदस्यों में का स्थानांतरण। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, 2 बहुत ही मिलती जुलती जातियों के सदस्यों में परस्पर जनन।
और तीसरा आनुवांशिक अपवाहन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। कभी कभी महामारी, अकाल आदि से किसी जाति की जनसंख्या बहुत कम हो जाती है, अतः इसकी जीन राशि इतनी घट जाती है, नई पीढ़ियों के सदस्यों को जाति के सभी मूल लक्षण तक नहीं मिलते। अतः इन सदस्यों के जीन समूह जाति के सामान्य नमूनों से भी भिन्न हो जाती है। इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या हम आनुवांशिक अपवाहन कहते हैं। इस तरह से आज आपने डार्विनवाद क्या है और डार्विन के द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांत क्या हैं तथा डार्विनवाद की क्या आलोचना हुई, अर्थात डार्विन के द्वारा किन प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा सके। उसके बाद फिर नव डार्विनवाद या नियो डार्विनिज्म के बारे में आपने जानकारी हासिल की। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से जैव विकास के सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आज के द्वारा प्रेषित ऑडियो नोट्स के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है, कृपया इसे निरंतर अपनी नोट्स कॉपी में लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।